नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको पहले पेपर में नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो दूसरा पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे पेपर में 3 पार्ट है, उनमें से केवल एक पार्ट आपको पढ़ना होता है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी कुछ पार्ट 1 को पढ़ाते हैं, पार्ट 2 को पढ़ाते हैं, पार्ट 3 को पढ़ाते हैं। पेपर 2 में 3 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने बताया 3 पेपर है। उन तीनों में से एक पेपर आपको चूज करना होता है, या आप खुद अपने मन से चूज करें या फिर आपके कॉलेज वाले चूज करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 पार्टों में जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसी में से जो आपका ये है, इसमें आपको एक पढ़ना होता है। एक तो आपको मॉडर्न वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है, यानी कि पाश्चात्य इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, वो भी मॉडर्न आधुनिक आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना होता है। ठीक है, और एक पढ़ना होता है आपका ये वाला पार्ट, यानी कि पेपर 2 में सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का इतिहास। बेसिकली 1200 ईस्वी आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, और 1707 ईस्वी में आप देखते हैं कि जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, तो 1206 से 1707 ईस्वी का जो समय है, 500 वर्षों का समय, ये बेसिकली मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के नाम रहा है। क्योंकि 1526 तक 1205 से 1206 से लेकर के 1526 तक आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको दिल्ली सल्तनत, जिसमें कुल मिलाकर के 5 वंश आपको मिलेंगे। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, लोधी वंश, बेसिकली गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, ठीक है, और एक और आपका वंश है। ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, उसके बाद में सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, और एक वंश आपका मामलुक वंश, गुलाम वंश को ही कहते हैं। एक वंश आपका और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, खिलजी सैयद लोधी। ठीक है, खिलजी सैयद लोधी गुलाम, और एक वंश और आपका बच रहा है, ठीक है, तुगलक, तुगलक वंश। ठीक है, देखिए पहले आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर उसके बाद में आपका आएगा सैयद वंश, और उसके बाद में फिर लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। उसी को 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है, उसी युद्ध में हरा देता है कौन, बाबर। और बाबर स्थापना करता है 1526 में मुगल एम्पायर की। ठीक है, मुगल पीरियड की। फिर मुगल काल में क्या होता है, 1526 में बाबर रहता है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बाबर का लड़का हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है, वो शासन करता है। उसके बाद में हुमायूं का पुत्र अकबर बैठता है। अकबर के बाद में फिर आप देखते हैं अकबर के समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1554 में, बाबर मतलब अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, जिसमें अकबर 9 साल का था, हेमू जो था वो शासक था, प्रतापी शासक था, हिंदू शासक था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी नाम का, मतलब ये क्या नाम है, बैरम खान नाम का एक सेनापति था, जो अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना कौन है, रहीम दास आपने नाम सुना होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई उबरे न मोती मानुष चून, आपने दोहा सुना होगा। ये दोहा लिखा है किसने, रहीम दास ने। हिंदी के बढ़िया कवि माने जाते हैं, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। वो बैरम खान के पुत्र थे, और बैरम खान और अकबर जो था, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और अकबर विजयी होता है। फिर अकबर के बाद में अकबर का लड़का जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद में उसका लड़का आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद में उसका लड़का आता है एक दारा शिकोह, और एक रहता है औरंगजेब। दारा शिकोह बड़ा ही योग्य शासक होता है, और उस धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति होता है, सभी धर्मों को सम्मान करता है। लेकिन वही औरंगजेब बड़ा ही क्रूर और जो है आतताई शासक होता है। वो सभी धर्मों के मंदिरों को कुचलने का प्रयास करता है, और इस तरीके से फिर उसका दमन किया जाता है। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं से मुगल एम्पायर लगभग में ढह सी जाती है। इसके बाद में उत्तर मुगल काल आता है, जिसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो बेसिकली हमको यही, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, और यहाँ पर आपका बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 6 ये और 5 काल वो, इन्हीं के बारे में आपको जानना है। बेसिकली इनका पॉलिटिकल इतिहास नहीं पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना सामाजिक इतिहास के बारे में, यानी कि इस समय का समाज कैसा था, कल्चर के बारे में, इस समय की संस्कृति कैसी थी। ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि इस समय की आर्थिक तंत्र कैसा था, कैसे रुपया पैसा कमाते थे, किस तरीके से टैक्स वगैरह वसूलने की प्रणाली थी, जैसे कि खिलजी की बाजार नीति वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीजें। तो हिस्ट्री यही सब आपको पढ़ना है, क्या, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत और खास करके मुगल एम्पायर, इन्हीं के बारे में पूरा सिलेबस इर्द गिर्द घूमता है।
तो आपको ये सबसे सरल पड़ता है मेरे हिसाब से पढ़ना, चूंकि इसमें क्या होगा, जब इसको आप पढ़ते तो ये एकदम से सरल होता है, चूंकि ये आप पहले से पढ़ करके आए हैं, तो कुछ चीजें तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको एक आसान लगता है ये पढ़ना। तो अधिकतर बच्चे यही पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इसका मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। बहरहाल मैं यूरोप का इतिहास वाला भी एक लेक्चर में मॉडल पेपर के रूप में दे दूंगा, और इसके साथ साथ एक और है आपका, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक लेक्चर उसका भी मैं दे दूंगा, तो परेशान नहीं होना आपको। चलिए तो मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। आप देखिए दीर्घ टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस हमेशा परीक्षा में आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कैसा भी क्वेश्चंस आएंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। प्रश्न है, सल्तनत काल में उद्योग, धंधे और व्यापार विनिमय या वाणिज्य या वाणिज्य का विकास स्पष्ट कीजिए। वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य कह सकते हैं। तो सल्तनत काल में उद्योग, धंधा और व्यापार वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए विस्तार से। देखें, हिंदुस्तान में सल्तनत काल में 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत काल है। हिंदुस्तान में 1206 से लेकर के 1700 ईस्वी तक विशेष करके दिल्ली सल्तनत और प्रारंभिक मुगल काल का दौर रहा है। प्रारंभिक मुगल काल यानी जो विशेष करके मुगल काल रहा, मैंने आपको बता दिया, यानी औरंगजेब तक का समय काल। इसमें धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने उद्योग को काफी बढ़ाया। कारीगरी आप देखते हैं पर, जैसे जो आगरा का ताजमहल है, चाहे कुतुब मीनार हुआ, फतेहपुर सिकरी जो उसमें है, अलाई दरवाजा हुआ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के जो है इमारतें बनी, तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, और व्यापार भी जबरदस्त मात्रा में यहाँ पर फैला, ठीक है, इस पर गहरा प्रभाव डाला इन क्षेत्रों ने। इस अवधि में न केवल कृषि बल्कि शिल्प, धातु उद्योग, व्यापार और अंतः स्थानीय और बाह्य व्यापार में विकास हुआ, यानी कि आसपास के इलाकों में व्यापार तो हो ही करता था, लेकिन विदेशों में भी व्यापार यहाँ से होना शुरू हो चुका था, ठीक है, ये सब व्यापार यहाँ पर हो रहा था। अब सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, क्या समझेंगे बेटा, हम समझेंगे आर्थिक आधार और सामान्य वातावरण। आर्थिक आधार और सामान्य वातावरण क्या रहा इस समय का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। भूमि और कृषि कैसे होती थी, इसका आधार समझते हैं। देखिए, सल्तनत काल में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती थी, यानी कृषि किया करती थी। इस कृषि उत्पादन को कर, यानी कि लैंड रेवेन्यू जिसको कह सकते थे, इसको खराज भी कहते थे या फिर इक्ता कहते थे, ठीक है, इक्ता या खराज व्यवस्था कहते थे। अंग्रेजी में लैंड रेवेन्यू, उर्दू में इक्ता या फिर खराज नाम की एक प्रकार से व्यवस्था थी, यानी कि जो खेती करता था किसान, उससे टैक्स लेने को खराज या फिर जो है इक्ता व्यवस्था कहते थे। इसके रूप में राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था इक्ता, और यही खराज के माध्यम से जो भूमि किसान करता था उस पर जो है जो उपज होती थी उसी का परसेंटेज कुछ जो है कर के रूप में ले लेती थी सरकारें, जो राजा महाराजा थे वो लेते थे। कुछ सुल्तानों ने सिंचाई, नहरें, जल व्यवस्था आदि में निवेश किया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। जैसे तुगलक वंश में आप देखते हैं, तुगलक वंश के शासकों ने ऐसा किया, ठीक है, और भी कुछ शासकों ने क्या किया, इन सभी शासकों ने क्या किया, तमाम प्रकार की नहरों का निर्माण करवाया, जल व्यवस्था और सिंचाई को आगे बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, जिससे कृषि में और बढ़ोतरी हुई और टैक्स में भी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये रहा आपका रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा है आपका शिल्प और कारीगरी, यानी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हस्तकरघा है या फिर जो उद्योग वगैरह स्थापित हुए, कौन से थे। देखिए, कपड़ा यानी टेक्सटाइल्स की बात की है तो टेक्सटाइल्स आप देखते हैं, कपड़ा उद्योग, कढ़ाई की बात, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, इसके अलावा रेशम यानी सिल्क का काम, चमड़ा उद्योग, धातु कलाएं, आभूषण का निर्माण करना हुआ, ये सब उद्योग जो है प्रमुख रूप से दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये सब उद्योग हुआ करते थे। यही सब चीजें आपको लिखनी है, बाकी कुछ थोड़ी आएगा। सल्तनत काल ने कारखाने यानी कारखाना व्यवस्था विकसित किया, राज्य नियंत्रित कार्यशालाएं, जहां हथकरघा यानी हाथों से बनाने वाली मशीनें होती, तमाम प्रकार के, चाहे वस्त्र बुनने की मशीन हो या कुछ भी, पत्थर शिल्प, पत्थर को काट करके थोड़ा मूर्ति या फिर तो तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना, हथियार बनाने के एक प्रकार से ट्रिक, ये सब लोग जानते थे। इन कारीगरों को निर्यात योग्य वस्तुएं बनाने का प्रोत्साहन मिला, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। यानी कि निर्यात प्रोत्साहन वस्तु मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं बनाने के लिए इनको राजा के द्वारा कहा गया जो कि विदेशों में बेच करके उससे धन कमाया जा सके, तो ऐसी वस्तुओं बनाने के लिए जो है मोटिवेशन इनको मिला, और इस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था जो थी सुदृढ़ हुई, कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की। तीसरी व्यवस्था इनकी शहरी विकास और बस्तियों की अगर ध्यान रखें, इनका विकास, शहरी बस्तियां कैसी थी दिल्ली सल्तनत की, शहरी विकास कैसा था। देखिए, उद्योग, धंधे और व्यापार की वृद्धि जो है वृष्टि से क्या हुआ, यानी वृद्धि होती गई, व्यापार होता गया, तो उससे धर्मता आया, उससे शहरों की संख्या और आकार और महत्व बढ़ता गया। इन शहरों में बाजार, हाट, मेला, व्यापारिक चौक,
ये सब विकसित हो, यानी व्यापारिक चौक जहां पर व्यापार करने के लिए चौराहा होता था वो व्यापारिक चौक होती थी। आज भी आप देखते हैं गोंडा वगैरह में या फैजाबाद अयोध्या में या कहीं पर भाई आप देखते हैं तो हर शहर में एक चौक होती है। चौक में हर एक सामान मिलता है, कपड़ा से लेकर के तमाम सारी चीज चौक में मिलती है। चौक में बहुत भीड़ होती है। चौक वगैरह एरिया में आप देखते हैं अपनी कार या गाड़ी से आप जल्दी नहीं घुसा सकते, जो कितनी भीड़ होती है वहां पर चौक में लोग खरीदारी करते हैं। तो ऐसे हाट मेला बाजार उस समय भी हुआ करते थे। उदाहरण के रूप में दिल्ली, लाहौर, मलान, अनिलवाड़ा, काम्बय, ये सब शहरों में आप देखते हैं ये सब चीजें हाट मेला बाजार व्यापारिक चौक ये सब विद्यमान थे। ठीक है, अब व्यापार विनिमय को समझते हैं। व्यापार चौथा पॉइंट है क्या, व्यापार विनिमय। व्यापार विनिमय यानी जिसको आप विनिमय सॉरी व्यापार वाणिज्य कह सकते हैं, उसको विनिमय लिख गया गलती से। व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें पहला आंतरिक और आंतर सांस्कृतिक व्यापार। ठीक है, यानी गांव गांव का व्यापार होता था, जिले जिले का व्यापार होता था। व्यापारियों खास करके आप देखते हैं सेठ, व्यापारियों को सेठ, मोदी या फिर इसको हम व्यापारी भी कहते थे। ठीक है, व्यापारी कहते थे, मोदी भी कहा जाता था, सेठ कहा जाता था। ठीक है, ये क्या होते थे, व्यापारियों के नाम होते थे उस समय मुगल काल में, मतलब सल्तनत काल के। इसकी व्यवस्थित संरचना, कुछ बड़े व्यापार हुआ करते थे, कुछ खुदरे व्यापार हुआ करते थे। इसके अलावा मार्गीय सड़क संजाल था, यानी कि जहां से लोग जाते थे वो सड़क भी बनी थी। सराय, सराय माने होता कुछ ऐसे विश्राम गृह जहां पर व्यक्ति जो है विश्राम करता था, सड़कों के किनारे सराय गृह बनाए जाते थे, विश्राम गृह जिसको कहते हैं। राजमार्ग बनाए गए ताकि वस्तुओं का आवागमन हो सके एक देश से, एक जिले से दूसरे जिले में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो सराय वगैरह का निर्माण भी हुआ। व्यापारिक मार्गों का एक प्रकार से जो है बनाया गया, और एक गांवी रोड भी बना। विदेशी और समुद्री व्यापार की बात की तो इस समय विदेशी और समुद्री व्यापार भी हुआ करता था। गुजरात की बंदरगाह, बंदरगांव के ने अरब, बंदरगाह मतलब होता है जहां पर पानी की बड़ी बड़ी जहाजें रुकती हैं। तो गुजरात में बंदरगाह है, वहां से अरब और फारस और पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाया गया बंदरगाहों से। मसाले, कसाय, रेशम, रत्न आदि भारत से निर्यात यानी बेचे गए। वस्त्र, हथियार, चीनी ये सब आयात किए गए, खरीदे गए। तो इस तरीके से कुछ चीजें खरीदी जा रही थी, कुछ चीजें बेची जा रही थी, और इस तरीके से व्यापार भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था। खंडगिरा की बात की जाए तो खंडगिरा, बासरा, अदन आदि बंदरगाह प्राथमिक लिंक बने, और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। ठीक है, अगला है आपका मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें बेटा, तो मुद्रा व्यवस्था यानी कि क्वाइनिंग या करेंसी सिस्टम कैसा था सल्तनत काल का। देखिए, सल्तनत काल ने मिंट स्थापित किए और सिक्कों को मानकीकृत किया, यानी कि सिक्कों को मानकीकृत किया कि ये सिक्का इतने बराबर होगा। पेश की गई मुद्राएं खास करके सिल्वर की जो टंका मुद्रा चलती थी, ठीक है, कॉपर की जीतल मुद्रा चलती थी, जीतल या डैम इसको कहते थे। ठीक है, पहले कुछ सुल्तानों ने सोने के सिक्के की मुद्राएं चलाई थी, लेकिन सोने के सिक्के उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हुई। फिर उसके बाद में सिल्वर और कॉपर की मुद्राएं बनने लगी। अगली व्यवस्था थी राज्य नियंत्रण नीतियां और रीति। राज्य नियंत्रण की जो नीतियां और रीतियां थी उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे व्यापार विनिमय हुआ करता था, कीमत नियंत्रण, टोल, शुल्क आदि लगाए गए थे उस समय सल्तनत काल में। राज्य के नियंत्रण में जो नीति थी, व्यापार विनिमय को लेकर के नियम कायदा था, कीमत को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया गया था, टोल यानी कि सड़क पर अगर आप जाते तो टोल प्लाजा जैसे आजकल है वैसे भी टैक्स लगता था, तो ये सब चीजें टैक्स के रूप में ली जाती थी। कुछ शासकों ने व्यापारियों पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम भी किया था, यानी कुछ शासक होते थे जो व्यापारियों पर नियंत्रण भी रखते थे कि भाई व्यापारी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कारीगरों और व्यापारियों को सुरक्षा और प्रोत्साहन भी राजाओं के द्वारा दिया जाता था सल्तनत काल के दौरान। उदाहरण और विशेष योगदान की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे सल्तनत काल में, खिलजी काल में देखेंगे गुजरात क्षेत्र को अधिग्रहण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया गया, यानी गुजरात के जितने भी मार्ग थे उस पर खिलजी वंश के जो सरदार, मतलब खिलजी वंश के जो वो थे शासक थे, उन लोगों ने कब्जा किया। कारखाना व्यवस्था भी ठीक ठाक थी खिलजी वंश की। राज्य के द्वारा समर्थित कार्यशालाएं बनाई गई, जिसको जैसी कार्यशालाएं जहां पर जो राज्य के द्वारा एक प्रकार से प्रोत्साहित होती थी देश के द्वारा, जिसमें कपड़ा, धातु उत्पाद, हथियार इन सभी को निर्माण किया जाता था। ठीक है, न्यूनतम हस्तक्षेप से राज्य को प्रोत्साहन, न्यूनतम हस्तक्षेप से राज्य का प्रोत्साहन मिलता था। कुछ मामलों में राज्य ने व्यापारियों को संरक्षण और सुविधाएं भी दी थी, कुछ मामलों में इनको स्वतंत्र छोड़ रखा था। कई प्रकार की चीजें थी। अन्य व्यापार मार्गों से संपर्क, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भारत से भी संबंध आप देखते हैं ये लोग बनाए रखते थे, और इस तरीके से तमाम प्रकार के
चीजें होती रही और विकास की यात्रा सल्तनत काल की लगातार चलती रही। चुनौतियां भी रही सल्तनत काल में और सीमाएं भी कुछ रही हैं, लिमिटेशंस भी रहा है। देखिए, राज्य के अधीन नियंत्रण, कर बोझ, शुल्क अधिक हो जाना, ये सब व्यापारियों पर दबाव पड़ते थे, व्यापारियों को दबाना, इन सभी की वजह से ये सब चुनौतियां थी। मार्गों पर क्या होता था, जैसे व्यापार करने के लिए रुक जाते थे तो डाकू वगैरह होते थे, परिवहन की कमी, असुरक्षा, डाकू, प्राकृतिक बाधाएं ये सब आती रहती थी। कभी कभी नदी में अगर यात्रा कर रहे हैं, बाढ़ मतलब वो लहर आ गई, पूरा सामान आपका डूब गया, तो ये सब चीजें इसमें हुआ करती थी। सामान लेकर के जा रहे बाई रोड, डाकू लोग लूट लिया करते थे, तो ये सब समस्या, इन्हीं सभी की रक्षा के लिए राजा महाराजा अपने सैनिक इनके साथ भेजते थे। सीमांत क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र में पहुंच कठिन होती थी। विदेशी व्यापार में समुद्री जहाजों, सुरक्षा और नौवहन लागतें भी आप देखते हैं यहाँ पर हुआ करती थी। मुद्रा प्रचलन और सिक्कों की कमी, कुछ समय झूठे सिक्के, ये सब भी आप देखते चलाए गए, मतलब कि जो जाली सिक्के वगैरह, तो ये सब भी तब भी हुआ करते थे जैसे आज होता है। यही सब चीज है आपकी, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य मतलब व्यापार वाणिज्य ने बड़े पैमाने पर विकास किया। राज्य नियंत्रित कारखाने ने, राज्य के कंट्रोल में कारखाने कुछ थे और कुछ निजी कारखाने भी थे। निजी शिल्पकारों और व्यापारियों तक जो है यहाँ तक चीजें शामिल थी, यानी निजी व्यापारी भी थे, निजी शिल्पकार थे जो खुद बनाते थे, खुद बेचते थे। कुछ पर राज्य का नियंत्रण था, कुछ पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का विस्तार हुआ इस काल में। इस आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया और भारत को एक अधिक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता गया। तो सल्तनत काल की व्यवस्था के बारे में इस तरीके से मैंने आपको बताया। ये था भैया सल्तनत काल में किस तरीके से व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, मैंने आपको बताई। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा सकता है, जहांगीर काल के सिक्कों का अवलोकन करें, अकबर काल के सिक्कों से तुलना भी कीजिए। ठीक है, यानी अकबर का और जहांगीर के बीच में जो सिक्के चलाए गए दोनों के, उनके सिक्कों के बीच में तुलना करनी है अपने को। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जहांगीर काल के सिक्कों का अवलोकन करें या अकबर के काल के सिक्कों से जहांगीर कौन था, अकबर का लड़का था, तो अकबर और जहांगीर कालीन जो सिक्के थे उसके बीच में तुलना करनी है, पहले समझना है, परिचय समझे। देखिए, जहांगीर की अगर बात करें बाबू, जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। ये मुगल सम्राट था, अकबर का पुत्र था और उसने सिक्का शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स में कई नवाचार किए, यानी कि सिक्का छापने की प्रक्रिया, सिक्का बनाने की प्रक्रिया में कई सारा एक प्रकार से योगदान दिया और कहो बहुत सारे नियम कायदे बनाए। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर न केवल पारंपरिक रूपों को जारी किया, जो पहले से जारी हो रहे सिक्के थे उनको तो जारी ही किया, बल्कि नई विशेषताएं जैसे कि पोर्ट्रेट, राशि चिन्ह, ठीक है, ये सब भी उसमें सिक्कों में जो है बनाने का प्रयोग किया। इस उत्तर में हम जहांगीर के सिक्कों की विशेषताएं, उनके नवाचार और उन्हें अकबर के सिक्कों से तुलना करने की तरफ नजर डालेंगे और अकबर के सिक्के और जहांगीर के सिक्कों में क्या अंतर रहा उसको बताएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जहांगीर के सिक्कों की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जहांगीर कॉइन्स। ठीक है, जहांगीर के जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, उसके बारे में हम समझेंगे। पोर्ट्रेट, सबसे पहली बात है इसमें पोर्ट्रेट, इसकी विशेषता, जहांगीर सिक्कों पर अपने तथा अपने पिता अकबर की छवि अंकित करता था, यानी अपने पिता अकबर की फोटो और अपनी फोटो, दोनों की फोटो जो है इनके सिक्कों पर हुआ करती थी। इसी को पोर्ट्रेट कहते हैं। यह मानव या जीव छवियों को अंकित करने की प्रवृत्ति थी जो अन्य इस्लामी परंपराओं में दुर्लभ थी, यानी कि अन्य परंपराओं में ऐसी फोटो वगैरह सिक्कों पर नहीं छपती थी, लेकिन जो है जहांगीर अपना और अपनी फोटो, अपने पिता की फोटो सिक्कों पर छपवाता था। इसी को इसके सिक्कों की पोर्ट्रेट व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, राशि चिन्ह भी छपवाता था। ये राशि चिन्ह का मतलब क्या होता है, जहांगीर ने राशि चक्र चिन्हों, खास करके ज्योतिष चिन्ह की बात की जाए, ज्योतिष चिन्ह वाले सिक्के जारी किए थे। प्रत्येक महीने के अनुसार जो है उस पर चिन्ह वगैरह छापा करते थे। ज्योतिष का बड़ा विद्वान हुमायूं भी था और जहांगीर भी ज्योतिष के हिसाब से चीजें किया करता था। ज्योतिषाचार्य इसके दरबार में रहा करते थे। इस नवाचार ने सिक्कों को कलात्मक और अनूठा रूप दिया और ज्योतिष सिक्के जो होते हैं, यानी कि राशि चिन्ह के हिसाब से हर महीने अलग अलग तरीके से किस महीने में कौन सा सिक्का ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब उसमें उस हिसाब से चलाता था। अगली विशेषता इसके सिक्कों की है कविता और शिलालेख। जहांगीर के सिक्कों पर प्रशंसात्मक शेर यानी कि पोएटिक वर्सेस अंकित होते थे, यानी कि जो प्रशंसात्मक शेर होते हैं
जैसे कुछ कुछ ऐसे कोटेशंस होते हैं, उसको लिखा था। शेर माने वो शेर नहीं कि प्रशंसा करता, प्रशंसा शेर का वैसे प्रशंसा करेगा। शेर माने होता ये वाला शेर नहीं, शेरो शायरी जिसको कहते हैं, तो वो शायरी शेर वगैरह लिखे रहते थे। इनसे उन्हें न केवल आर्थिक उपकरण बनाया बल्कि कलात्मक वस्तु भी सिक्के को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, सिक्कों में ही कला भी दिखा दी। मिंट व्यवस्था क्या है इसकी, जहांगीर की, और धातु के प्रकार। मिंट और मेटल्स क्या थे इसके। सिक्कों को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे, इन तीनों सिक्कों में जारी किया। उन्होंने कई मुद्रालय मतलब कि जो मुद्रालय है जिसको मिंट्स कहते हैं, स्थापित करे। यानी मुद्रा जहां पर बनती है उसका जो घर होता है उसी को मिंट कहा जाता है। मुद्रालय, मुद्रा आलय, जहां पर मुद्रा बनता है, मुद्रालय। मुद्रण जहां पर होता है किसी चीज का, मतलब मुद्रण होता है, सिक्कों का मुद्रण होता है, छपाई होती है, उसी का आलय, आलय माने घर, उसी को बोलते हैं मिंट्स। ठीक है, अंग्रेजी में। स्थापित कैसे, आगरा में मुद्रा छापने का एक प्रकार से कारखाना, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लाहौर में, यहीं पर सिक्का बनाने की प्रक्रिया चलती थी, यहाँ पर मुद्रा छपती थी जहांगीर की। और इसके अलावा अद्वितीय विरोध परंपरा। जहांगीर धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति या कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण से कुछ गौरव परंपरागत तत्वों को अपनाया, जैसे कि मानव चित्र, राशि चिन्ह को अपनाया। इस वजह से उनके सिक्के विवादास्पद माने गए हैं और कुछ लोगों ने इसको एक प्रकार से विवादास्पद के रूप में स्वीकार किया, मतलब कि अच्छा नहीं माना। आप अकबर और जहांगीर के सिक्कों की तुलना करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन विद अकबर्स कॉइन्स, विषय क्या है, अकबर और जहांगीर के सिक्कों की तुलना। चले, अपने आप में एक लघु उत्तरीय प्रश्न ये तैयार हो गया, ठीक है। समझे, अकबर और जहांगीर के सिक्कों में क्या डिफरेंस था। यहीं पर सिक्कों से, आर्थिक व्यवस्था से, कृषि से, यही सब क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा कुछ आता होता नहीं, बहुत सरल भाषा में होता है। अकबर के सिक्के धार्मिक दृष्टि से अत्यंत मर्यादित और इस्लामी परंपरा के अनुसार थे, जबकि जहांगीर के सिक्के उतने इस्लामी परंपरा से नहीं थे। उसमें ज्योतिष शास्त्र भी आप देखते हैं मिलता है। इनमें मानव चित्र या प्रतिमा का कोई स्थान नहीं था, जबकि जहांगीर में था। सिक्कों पर सामान्यतः कलिमा यानी इस्लामी धर्म वाक्य जो होता है, इसको कलिमा कहते हैं, उसको लिखा हुआ खुदवाया जाता था और अल्लाह का नाम अंकित किया जाता था सिक्कों पर, अकबर के सिक्कों पर। जबकि जहांगीर के सिक्कों पर जो है अकबर की फोटो और अपनी फोटो और साथ ही साथ में जो है ज्योतिष के हिसाब से चिन्ह वगैरह सब थे। अकबर के शासनकाल में मुद्रा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक निष्पक्षता और प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखना। उनके सिक्के यानी अकबर के सिक्कों पर अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू जैसी उक्ति अंकित मिलती है, जो उनके दीन इलाही धर्म के विचार को दिखाती है। ठीक है, क्या लिखता था, अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू, ये शब्द जो है उनके सिक्कों पर लिखे होते थे। किसके सिक्कों पर, अकबर के सिक्कों पर। जबकि जहांगीर के सिक्कों पर ऐसी कोई नहीं, क्योंकि इसने दीन इलाही धर्म स्थापित किया था, जिसमें सभी धर्मों के कुछ कुछ चीजों को शामिल किया गया था अकबर ने। ठीक है, हालांकि धर्म उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। इस प्रकार अकबर की मुद्राएं सादगी और धार्मिक भावना और नीति सिद्धांतों की प्रतीक थी। शुक्ला स्टडी पॉइंट कहता है कि अकबर की मुद्रा नीति से उसका धार्मिक सहिष्णुता और शाही गरिमा का संतुलन स्पष्ट झलकता है। जहांगीर के सिक्कों से इससे बिल्कुल भिन्न रूप विकसित हुए। जहांगीर ने, आप देखते हैं, जहां अकबर ने मानव चित्रों से परहेज किया, वहीं जहांगीर ने अपने सिक्कों पर मानव आकृतियों और राजकीय प्रतीकों को स्थान दिया। जहांगीर के कई सिक्कों पर राजा का चित्र यानी पोर्ट्रेट तथा कभी कभी पिता अकबर का चित्र भी उकेरा गया है। कभी अपना चित्र, कभी राजा का चित्र, कभी दोनों का चित्र, इस तरह के सिक्के मिले हैं। उन्होंने यानी जहांगीर ने मुद्रा प्रणाली में कला और सौंदर्य को जोड़ दिया, जिससे सिक्के केवल आर्थिक माध्यम नहीं रहे बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक सृजन भी बन गए। जहांगीर के सिक्के अकबर के सिक्के से बहुत कहीं अधिक आगे थी। जहांगीर के सिक्के अकबर के सिक्कों की तुलना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उनके सिक्के यानी जहांगीर के सिक्कों पर राशि चिन्ह, सूर्य, चंद्रमा और ज्योतिषीय प्रतीक भी दिखाई देते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत रुचि का द्योतक है। ये व्यक्तिगत रुचि के तहत से छापता था, जबकि अकबर के सिक्कों में ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता। जहांगीर के सिक्कों से मुगल कला की चित्रात्मक परंपरा का भी उत्कर्ष देखा जा सकता है। किस तरीके की शैली और किस तरीके चित्र वगैरह बनाने की कला भी दिखाई पड़ती है। जहांगीर के सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे, बल्कि वे शाही कला, वैभव और आत्म अभिव्यक्ति के जीवंत प्रमाण थे। जबकि जो इसके थे अकबर के सिक्के, वो केवल सिक्के ही थे, उसमें शाही कला, वैभव और आत्म अभिव्यक्ति नहीं दिखती है।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अकबर के सिक्के धार्मिक सादगी और नीति का परिचायक थे, जबकि अकबर जहांगीर के सिक्के कलात्मकता, चित्रण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से परिपूर्ण थे। ठीक है, मेरे हिसाब से पूछे किसके सिक्के बेटर थे, तो मेरे हिसाब से जहांगीर के सिक्के बेटर थे, क्योंकि जहांगीर ने उसमें तो सिक्का तो छापा ही, सिक्के के साथ साथ उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति भी करी। जैसे हम लोगों के सिक्कों में कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। मैं आपको सिक्का दिखाता हूँ बेटा, सिक्कों पर आप देखते हैं कोई ऐसा सिक्का भारत का नहीं छपता है जिसमें कोई अभिव्यक्ति ना हो, जिसमें कोई चित्र वगैरह ना छापा जा रहा हो। ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। पहले सिक्का जो होता था बेटा, कुछ ऐसे सिक्के चलते थे। देखिए 5 का सिक्का है, 5 के सिक्के, ये देखो 5 का सिक्का ये है, इस पर देखिए अशोक की लाट, यहाँ पर अशोक धर्म, मतलब ये चक्र आपका अशोक वाला बना हुआ। ठीक है, अशोक वाला यहाँ पर धर्म बना हुआ। ठीक है, वो अशोक का स्तंभ बना हुआ है। ऐसे ही आप देखिए ये इस सिक्कों पर आप देखिए, इसमें भी कुछ इसका भी बयान, 10 वाले सिक्के पर भी कुछ बयान करता है। ठीक है, लेकिन आप पुराना सिक्का 1 का देखिए, इस पर जो है, इस पर देखिए, इस सिक्कों पर क्या होता है, 2 बाली बनी हुई, बाली समझते हैं, 2 गेहूं की बाली बनी हुई, इस पर आप देखेंगे। ठीक है, ये कृषि प्रधान भारत को अब दिखाता है। ठीक है, और पीछे आप देखते हैं अशोक की लाट बनी हुई है। ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये 2 का सिक्का भी आप देखते हैं, पीछे अशोक, तो कुछ ना कुछ चिन्ह बना होता है जो कि दिखाता है। यहाँ पर आप देखते हैं 2 रुपए के 2 बना हुआ है, तो ऐसे सिक्कों पर कुछ ना कुछ बना होता था। ठीक है, आज भी बनता है। तो ऐसे कई कई सिक्कों पर तो दुर्गा जी की, इनकी सबकी फोटो भी छपी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिक्का हो चाहे नोट हो, आप देखिए ये 5 रुपए की नोट है बेटा, ये क्या है, ये 5 रुपए की नोट है। आपको बहुत बहुत बिरट देखने को मिलती है कि 5, लेकिन मेरे पास रखी हुई है, मैं इसको रखा हूँ। देखिए 5 रुपए की नोट पर आप देखेंगे, यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के एक व्यक्ति जो है वहां पर क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था को दिखाता है। यहाँ से क्या है, भारत अब मान लेते हैं बहुत दिन बाद, आज के 2000 साल बाद इस ये नोट कहीं पर किसी को मिलेगी, सिक्का मिलेगा, तो वहां पर व्यक्ति देखेगा कि भाई ये इस समय की, यहाँ पर सन भी लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नर का साइन भी लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए फोटो भी गांधी जी की छपी हुई, यहाँ पर देखें गांधी जी की फोटो छपी हुई है। ऐसे ही जहांगीर के सिक्के पर गांधी, मतलब कि वो अपने राजा की फोटो या ऐसी फोटो छापता था सिक्कों पर। साथ ही साथ में कुछ ऐसे चिन्ह वगैरह कलाकृतियां बनाते, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर उगता हुआ सूरज दिख रहा है, और यहाँ पर हैरो या रोटावेटर, कल्टीवेटर लेकर के एक व्यक्ति खेत जोत रहा है। ये चीजें एक प्रकार से अपनी संस्कृति को दिखाती है, अपनी सभ्यता को दिखाती हैं। ये इस प्रकार के सिक्के जो होते हैं, ना केवल आर्थिक चीजों को सुदृढ़ दिखाते हैं, जबकि वो संस्कृति और कला को भी उच्च जाने का प्रयास करते हैं। ये सिक्के इस प्रकार से दोनों की मुद्रा नीतियां उनके व्यक्तिगत और शासन दर्शन का सटीक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। चाहे वो अकबर अपने समय का वो करता है, अपने दीन इलाही धर्म का प्रचार सिक्कों के माध्यम से कर देता है, वहीं जहांगीर ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसमें तमाम प्रकार की जो है चीजों का प्रयोग करता है, कलात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आपने समझा। महत्व, सीमाएं और प्रभाव की अगर बात की इसका, तो जहांगीर के सिक्कों की अगर बात की जाए, तो जहांगीर के सिक्कों ने मुगल न्यूमिनिस्टिक, मतलब कि न्यूमिस्मेटिक्स के में कलात्मक आयाम जोड़ा, यानी कि जो मुद्रा शास्त्र है उसमें एक नया आयाम जोड़ा, नई विधि का प्रयोग किया। पोर्ट्रेट और कवित्व शिलालेख ने सिक्कों को सांस्कृतिक कलात्मक वैभव प्रदान किया। जहांगीर के सिक्कों ने मुद्रा विश्वसनीयता बढ़ी और राज्य की प्रतिष्ठा भी यहाँ से प्रकट होती। कुछ सीमाएं और आलोचना भी जहांगीर की हुई है विद्वानों के द्वारा, जैसे कि धार्मिक संदर्भों में कभी विवाद हुआ है। मानव चित्र इस्लाम में विवादास्पद माने जाते हैं। अगर मनुष्य का चित्र किसी पर बन गया, किसी देवता का चित्र, उसमें चूंकि चित्र जो है बहुत ज्यादा विवाद माना जाता है, चित्र की पूजा नहीं करते, ना चित्र को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस्लाम धर्म से बहुत सारा विरोध भी इसका हुआ। कुछ सिक्के नकलीपन का शिकार हुए। इसके सीमित अवधि में जारी, यानी कम समय में जारी हुआ नव परिवर्तन के कारण से अधिक प्रयोग इसका नहीं हो पाया था। जहांगीर चूंकि नया सिक्का जारी किया था, इस वजह से उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ा जबरदस्त था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली और भू राजस्व नीति। अगर मैं इसको समझूंगा तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इसका पूरा, ठीक है, जो जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, संस्कृत का, किसी का भी आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसमें कीजिएगा 9161936062 का। ठीक है, और इसके अलावा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अपना नाम इस नंबर पर क्या भेजेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में तो लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए जैसे ही इतना लिख करके आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे बच्चे से भी जमा करवा सकते हैं, किसी दूसरे, अब आपके घर में कोई चलाता है उससे आप जमा करवा सकते हैं फीस, ये बात ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर आपका देखिए बीए के 5th सेमेस्टर में आपको बस केवल 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। माइनर का पेपर नहीं होगा और एक को करिकुलर पेपर, एक को करिकुलर का सब्जेक्ट। तो को करिकुलर की अगर बात की जाए तो को करिकुलर का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। इसकी क्वेश्चन संख्या 100 होती है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, एमसीक्यूज। ये पूरा आपको मिल जाएगा, इसके कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दूंगा। को करिकुलर वाला तो आपका हो जाएगा। को करिकुलर के साथ साथ जो मेजर होता है, मेजर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, यानी एक सब्जेक्ट का पेपर 1 प्लस पेपर 2, 2 पेपर ये और 2 पेपर दूसरे वाले सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे आपका हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो हिस्ट्री पॉलिटी के आपका हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे और पॉलिटी के 2 पेपर होंगे। तो हिस्ट्री पॉलिटी का आपका 4 पेपर ये, इसकी तैयारी, और साथ ही साथ में को करिकुलर यानी 5, कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो गए। तो इन पांचों की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपका जियोग्राफी पॉलिटी हो, जियोग्राफी हिस्ट्री हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, शिक्षा शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो, जो भी आपका होगा आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ मिलेगा। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, जो बच्चा चाहता है कि गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में तो आपसे आपका पढ़ना ही चाहते हैं, कोर्स भी लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं गुरुजी 6th और 5th दोनों का एक साथ हम पढ़ लें, तो हमारे लिए कुछ मुरव्वत है, कुछ छूट लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर आप 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए छूट ये है कि 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ेंगे तो मात्र आपको 150 रुपए देना पड़ेगा। वैसे आपका 5th सेमेस्टर का अभी 100 रुपए आप देंगे और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तभी आपका 100 रुपए फीस ही लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि आपका 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अभी जुड़ेंगे तो आप अभी जुड़ जाएंगे, पूरा बीए कंप्लीट आपका हो जाएगा। 150 रुपए आप फीस जमा करेंगे तो आपका पूरा बीए कंप्लीट तक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा 5th सेमेस्टर, पूरा 6th सेमेस्टर आपका पूरा 6 महीने, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, पूरा कंप्लीट बीए की फीस मात्र 150 रुपए है, 5th और 6th सेमेस्टर की कंप्लीट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें आपको मॉडल, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपकी परीक्षा के लिए जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिलेगा ग्रुप में हमारे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास पर्सनली सेंड किया, जैसे आप एसएमएस करेंगे, आप फीस जमा करेंगे, आपके पास पर्सनली पहले सेंड किया जाएगा और आगे के जो नोट्स होंगे एग्जाम के लिए वो भी आपको मिलते रहेंगे ग्रुप में, ठीक है। एक जबरदस्त तरीके से, और बाकी 6 सेमेस्टर की क्लास की तैयारी, चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से आपका 5th सेमेस्टर का जैसे पेपर होता है उसके बाद में फिर 6 का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, और जो कि अभी पेपर आपका लगा हुआ तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें अगर आप एक ही पीडीएफ में पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो यही सब आपका आएगा। अगला क्वेश्चन को पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, प्रश्न भैया अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली और भू राजस्व नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रश्न आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर विस्तार से चर्चा करें या फिर भू राजस्व प्रणाली के बारे में विस्तार से बताएं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैं दोनों को समझने का प्रयास करूंगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे क्रूर शासक था, सबसे आतताई शासक था, सबसे बलशाली शासक था, सबसे जो है पराक्रमी शासक था। परिचय, दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक गद्दी संभालता है, ठीक है। शासनकाल में अनेक प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक सुधार किए गए। उसका उद्देश्य केवल साम्राज्य विस्तार नहीं था बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था स्थापित करना भी था। इसी के अंतर्गत उसने 2 प्रमुख नीतियां लागू की थी। पहली नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसका नाम है बेटा बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार पर ये खुद कंट्रोल करना चाहता था। और दूसरी बात भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यानी भूमि से टैक्स कैसे लिया जाए इसको लेकर के नीति। इसकी जो नीति थी दोनों बड़ी जबरदस्त नीति थी, चाहे बाजार को कंट्रोल करने की प्रणाली हो और चाहे रेवेन्यू सिस्टम जो लैंड से मिलने वाला है, यानी कि जमीन से मिलने वाला है भूमि कर, उसको बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया था। इन नीतियों का असर न केवल किसानों व व्यापारियों पर पड़ा बल्कि राज्य के आर्थिक जीवन और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा प्रभाव इन दोनों नीतियों का पड़ता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। खिलजी वंश की या दिल्ली सल्तनत की सबसे जबरदस्त नीतियों में से 2 नीतियां फेमस मानी जाती हैं। तो पहली नीति हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या कहा, आइए जानने का प्रयास। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको उसने लागू किया, ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात की है तो सेना को सस्ते दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था, ताकि सेना को क्या हो, सेना को सस्ते दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाए। इसलिए इसने क्या किया था, मार्केट को कंट्रोल करने का काम किया था, मार्केट को अपने हिसाब से हैंडल करने का प्रयास किया था, ताकि सेना को अच्छे तरीके से खान पान मिलता रहे। व्यापारियों की मुनाफाखोरी, जो व्यापारी होते थे खूब मुनाफा कर लेते थे, इससे क्या होता था, वस्तुएं महंगी हो जाती थी। इसने कहा कि भाई अब क्या होगा,
हम कंट्रोल करेंगे पूरा सिस्टम। और जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लग गई इससे। वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखना ताकि जनता में असंतोष ना फैले और शासन मजबूत रहे, ये सबसे पहली बात है, ये इसने किया। किसी भी सरकार में अगर आपको सरकार में रहना है लगातार, तो आप जनता को खुश करने का प्रयास करें। ये एक बार ऐसा नहीं कि एक बार, जैसे बिहार का चुनाव देखिए किस तरीके से हो रहा है इस समय, ठीक है। तो आप देखिए बिहार कितने दिन से आपका पिछड़ा हुआ, लेकिन आप देखते हैं बिहार में बहुत कुछ काम भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बिहार का जो चुनाव है वो हालांकि अलग की बात है, लेकिन खिलजी वंश में जो खिलजी वंश का शासक है, ये इसने सबसे अधिक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि उसने बाजार को कंट्रोल कर लिया था। और जब जनता को सब कुछ खाने पीने का मिलता रहेगा तो जनता शोर शराबा नहीं करेगी, जनता आपको पसंद करेगी, खुश रहेगी। तो जनता खुश तो पूरा जान लीजिए राज्य आपका खुश है। मुख्य नीतियां बाजार नियंत्रण प्रणाली की क्या थी, क्या व्यवस्था थी बाजार कंट्रोल करने की इसकी? देखिए मुख्य नीतियां, पहली बात तो मूल्य का निर्धारण करता था, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो था फिक्स कर देता था कि भाई इतना वस्तु से महंगी नहीं बिकेगी। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की निश्चित कीमतें तय की थी, जैसे कि अनाज, दाल, घोड़ा, वस्त्र, फल, सब्जियां, ये सब कितने दामों पर बिकेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी लिस्ट बना दी थी। उदाहरण के तौर पर अनाज की कीमत एक सही एक बटे से लेकर के एक सही मतलब कि डेढ़ से लेकर के 7 साढ़े 7 जीतल तक तय की गई थी। यानी कि ये जीतल एक मापने का एक तरीका है, जैसे हम किलो और इस तरीके से मापते हैं, ऐसे ही जीतल एक अनाज नापने की एक इकाई होती थी। तो जीतल की बात की तो जीतल जो था एक मतलब 1.5 किलो से लेकर के 7.5 जीतल तक तय की गई थी अनाज की कीमत। किसी व्यापारी को निर्धारित दर से अधिक पर वस्तु बेचने की अनुमति नहीं थी। तो जितनी दर जो है, जितना बता दिया गया कि इतने में आपको बेचना है, उतने में बेचने से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं पे उससे ऊपर नहीं बेचने को अनुमति मिलती थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना फिक्स कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उससे ऊपर कोई भी व्यापारी नहीं बेच सकता था। दूसरी व्यवस्था क्या थी लिखी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार को कंट्रोल करने में? क्या किया? मंडी व्यवस्था, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसने दिल्ली में 3 प्रमुख मंडियां स्थापित करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे पहला था अनाज की मंडी स्थापित करी, ठीक है, दिल्ली में। घोड़ा मवेश मंडी स्थापित करी और कपड़ा और अन्य वस्तुओं की मंडी स्थापित करी। मंडी जैसे आप समझते हैं, मंडी में एक वस्तुएं जो होती खूब मात्रा में मिलती हैं, जिसको जो बेचना होता है वो बेचता है, जिसको खरीदना होता है वो खरीदता है। प्रत्येक मंडी के नियंत्रण हेतु अधिकारी सहनाई मंडी नाम का एक व्यक्ति जो है सरकार की तरफ से वहां पर रहता था, जो मंडी के क्रियाकलापों पर नजर रखता था, मंडी को कंट्रोल करता था, ठीक है, ये बात है, इसको सहनाई मंडी कहते थे। ये अधिकारी कीमतों, गुणवत्ता, माप तौल और व्यापारी आचरण पर सख्त निगरानी रखा करते थे कि क्या व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अगला है राज भंडार, ये भी इसकी नीति था। राज भंडार की अगर बात करें तो बाजार नीति में ही ये शामिल था। राज्य ने अपने भंडार गृह, यानी कि जो भंडार गृह होता था देश का, मतलब कि जो सरकारी होता था खजाना, स्थापित किया, जहां अनाज और आवश्यक वस्तुएं जमा की जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो खान पान से अधिक होती थी वस्तुएं, उनको जमा कर लेता था ताकि कभी बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो ऐसे स्थिति में धन मिले। जब व्यापारी वस्तुओं की कृत्रिम कमी करते थे, तब इन्हीं भंडारों से सामग्री जनता को दी जाती थी। ये सबसे बढ़िया व्यवस्था। मान लेते कि जो है जो व्यापारी लोग है गुस्से में आ गए राजा से, कहा कि भाई हम नहीं, थोड़ा सा जमाखोरी कर लिया मुनाफा के चक्कर में कि भाई हमारे पास अनाज ही नहीं, कैसे बेचे। तो राजा के पास अनाज होता था, वो जनता में बांट दिया करता था। तो इस तरीके सिस्टम था। इससे कृत्रिम महंगाई पर अंकुश लगा और जनसाधारण को राहत मिली, ठीक है, ये था। इसके अलावा अगली व्यवस्था इसकी थी गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। तो इंटेलिजेंस सिस्टम भी इसके पास था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विस्तृत गुप्तचर तंत्र, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं स्पाई नेटवर्क बनाया था, जो यह जानकारी देता था कि कहीं व्यापारिक वस्तुएं छिपा कर तो नहीं रखी जा रही हैं। यानी इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली थी। उस समय इतना जबरदस्त सोच वाला व्यक्ति यही था, अलाउद्दीन खिलजी ही, ठीक है। जो व्यापारी नियम तोड़ते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी, जुर्माना उनको देना पड़ता था, या संपत्ति उनकी जब्त कर ली जाती थी, या फिर उनको कैद में रखा जाता था। अधिकतर मात्रा में संपत्ति जब्ती या जुर्माना देकर के ही छोड़ दिया जाता था कि अगली बार वो ना करे, क्योंकि जुर्माना मिलने से क्या होता है, राजकोष बढ़ता है। आगे देखेंगे। पांचवा है राज्य का आर्थिक एकाधिकार, स्टेट मोनोपोली। कुछ वस्तुएं जैसे कि घोड़े और अनाज पर राज्य का एकाधिकार यानी मोनोपोली था। राज्य स्वयं इन वस्तुओं की खरीद और फरोख्त नियंत्रित करता था। नहीं, खरीद और बेच जो होता था, जैसे घोड़ा का बिकना हुआ, अनाज हुआ, ये सब राज्य एकदम से कंट्रोल करता था कि इसके
ये व्यापारी पर कंट्रोल में नहीं रहेगा, व्यापारी नहीं बेचेगा इसको, राज्य यानी कि देश बेचेगा, सरकार बेचेगी। इससे राज्य के हाथों में आर्थिक शक्ति केंद्रित हो गई, क्योंकि मेन चीज क्या था उस समय, सैनिकों के लिए घोड़ा और घोड़ों को खिलाने के लिए अनाज, मनुष्यों को खिलाने के लिए अनाज, ये दोनों चीज मिलते रहे, राज्य में कोई दंगा फसाद ना हो। इसका प्रभाव ये पड़ा, इसका कई सारा प्रभाव था। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, दोनों को समझेंगे। देखिए इसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि कीमतें स्थिर रहीं, जनजीवन में राहत मिली इसको, ठीक है, जनता बड़ी प्रसन्न थी, सेना को सस्ता राशन और वस्त्र उपलब्ध हो गए, घोड़े मिल जाते थे सस्ते दामों पर, व्यापारिक भ्रष्टाचार में कमी आई, ठीक है, जो व्यापारी लोग क्या करते थे, जब हो मन हो महंगा कर दे, जब मन हो सस्ता कर दे, तो उससे बच गया। प्रशासनिक अनुशासन और राजकीय नियंत्रण मजबूत हुआ इससे, ठीक है, इस तरीके से तमाम सारा काम हुआ। आगे देखते हैं नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, इसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा समाज पर, उसको समझे। व्यापारी वर्ग में लगातार असंतोष फैलता था, मतलब व्यापारी वर्ग इससे खुश नहीं थे, असंतोष फैला हुआ था। नियंत्रण के वजह से काला बाजार यानी ब्लैक मार्केटिंग भी आप देखते हैं, क्योंकि राज्य जब नियंत्रण करता था तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती थी, छुप छुपा करके वस्तुओं को बेचा जाता था। भले ही इसकी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी लोग छुप छुपा करके चीजों को क्या करते थे। इसके अलावा किसानों को कभी कभी लागत मूल्य नहीं मिल पाती थी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी किसानों की लागत मूल्य बढ़ जाती थी, तो ऐसे में क्या, बाजार में रेट फिक्स है, उतना ही बिकेगा, तो कभी कभी किसान को भी कम मिलता था पैसा। अत्यधिक नियंत्रण से आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर रुक जाती, बाधित हो जाती, तो ये भी कहीं ना कहीं पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो था वो डाल रहा था। लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से सबसे जबरदस्त व्यवस्था बाजार नियंत्रण प्रणाली की अगर किसी ने की थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब अलाउद्दीन खिलजी की तो ये व्यवस्था आपने समझ ली, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो भू राजस्व नीति है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन समझे दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में 100% आएंगे। भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, इसको समझे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भूमि से प्राप्त आय को राज्य की प्रमुख आय स्रोत बनाना। क्या करना, भूमि से प्राप्त जो आय होती थी यानी टैक्स होता था, पैसा होता था, उसको राज्य की प्रमुख आय का स्रोत बनाया गया। राजस्व वसूली की समान और नियंत्रित व्यवस्था विकसित की गई, मतलब समान नियंत्रित व्यवस्था विकसित की गई ताकि सभी से समान टैक्स लिया जाएगा। कृषक और राज्य दोनों के हितों में संतुलन बनाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया। मुख्य बिंदुओं की बात की तो भूमि मापन और वर्गीकरण की बात यहाँ पर होती है। भूमि को उसकी उपजाऊ क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, प्रत्येक खेत की औसत उपज के अनुसार कर निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके अलावा राजस्व की दर की अगर बात, टैक्स की दर क्या होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि उपज का यानी कि मान लेते हैं आप 1 बीघा कोई चीज बोते हैं और उसमें आपको जो है 100 चीजें मिलती है, यानी कि 100 रुपया मिलता है, तो उसका जो है 100 का 1/2, ठीक है, यानी कि 50% भाग, यानी आधा भाग कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि अगर आपने 50 किलो गेहूं प्राप्त किया है तो 25 किलो गेहूं जो है या उसका दाम आपको राजकोष में देना पड़ेगा। 25 आप रखो, 25 वो रखेगा, यानी अधिया बटिया जिसको कहते हैं। जैसे आजकल बटैया देते हैं, बटैया खेत अपना, तो वैसे ही समझो। इससे राज्य को पर्याप्त राजस्व मिला और आर्थिक शक्ति जो है राज्य की बढ़ जाती, देश की बढ़ जाती, जो कि 50% जनता पाती थी, 50% ये ले लेता था। जनता को खाने पीने के भरका हो जाता था और बाकी वो रख नहीं पाते थे। जनता गरीब ही गरीब बनी रही, वो ज्यादा अमीर नहीं हुई, लेकिन हाँ संतुष्टि खा पी करके मजे में थी। लेकिन राज्य जो है इससे बढ़ता गया। राजस्व वसूली की व्यवस्था क्या थी, इसकी टैक्स कैसे लेता था लोगों से। कर की वसूली के लिए स्थानीय अधिकारी नियुक्त कर किया जाता था, यानी कि जो उस स्थान विशेष से होता था वही उनसे टैक्स वसूल करके राजा को जाकर के देता था। किसानों से सीधी वसूली नहीं होती थी ताकि मध्यस्थों की लूट खसोट पर रोक लगाई जा सके। किसानों से सीधी वसूली हुआ करती थी, मतलब कि एक व्यक्ति होता था वही किसानों से डायरेक्ट वसूल लेता था और वही वसूल डायरेक्ट राजा को जाकर के दे देता था, कोई बिचौलिया इसमें ज्यादा नहीं होता था। प्रशासनिक निगरानी भी रखी जाती थी। राजस्व अधिकारी जो होते थे उन पर गुप्तचर नियुक्त थे, यानी राजस्व अधिकारी भी अगर चाहे तो ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते, ना टैक्स को घपला कर सकते थे, क्योंकि उन पर भी निगरानी रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास गुप्तचर व्यवस्था थी। किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार पर कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। अगर कोई लापरवाही हुई, कोई आपने भ्रष्टाचार किया तो आपको दंड मिलेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो रेवेन्यू सिस्टम था इसका भूमि को लेकर के, तो आधा भूमि जैसे मान लेते हैं 50 बीघा मतलब 50 किलो हुआ तो उनमें से 25 किलो राजा के पास रखता था। इसका प्रभाव जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा
राज्य को नियमित और प्रचुर राजस्व प्राप्त हुआ। यानी क्या हुआ, एक नियमित तरीके से हमेशा उसको टैक्स मिलता रहा राजा को, और प्रचुर मात्रा में जो है टैक्स मिला, पैसा रुपया मिला। भूमि मापन से कर निर्धारण में पारदर्शिता आई, भूमि को माप लिया गया था इसलिए टैक्स में कोई घपला नहीं कर पाता था। प्रशासनिक व्यवस्था अधिक संगठित यहाँ पर बनती चली गई। तो ये इसका प्रभाव एक इफेक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी था। मतलब कि क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो भूमि को लेकर के कर लेता था ये अलाउद्दीन खिलजी। किसानों पर कर भार जो है यहाँ पर ज्यादा पड़ गया, क्योंकि 50 अगर आधा 50% लिया, मतलब 50% राजा को ही दे देगा तो खाएगा क्या, क्या बचाएगा क्या। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी कर माफ नहीं होता था। इससे क्या था, यानी प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर ज्वालामुखी फट गया, या फिर जो है सूखा वगैरह पड़ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, तब भी जो है उतना ही लिया जाता था। अधिकारी वर्ग में कभी कभी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आया करती थी, जिसको लेकर के वो एक कठोर दंड की व्यवस्था भी किया करता था। तो इस तरीके से नकारात्मक प्रभाव इसके, यह नेगेटिव इफेक्ट भी इसके रहते हैं। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं बेटा, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां मध्यकालीन भारत की सबसे संगठित और दूरदर्शी नीतियों में से एक मानी जाती है, गिनी जाती है। उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली ने मूल्य वृद्धि, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाई तथा सेना और जनसाधारण दोनों को राहत दी। इसके अलावा वही भू राजस्व प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी की थी, भू राजस्व नीति ने राज्य को अस्थायी आर्थिक आधार प्रदान किया और शासन को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि जब राजा के पास धन रहता है राज्य बड़े अच्छे तरीके से चलता है। यद्यपि इन नीतियों ने व्यापारिक स्वतंत्रता को कुछ सीमित किया, फिर भी उन्होंने भारत के आर्थिक प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और दुनिया में कहीं पर भी आपको पूरे यूनिवर्सिटी में अगर शामिल है ये चीजें, आपको आर्थिक नीति जिसने रेवेन्यू सिस्टम पॉलिसी जो थी इसकी, और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, इन दोनों से क्वेश्चंस हमेशा प्रश्न आते हैं, कोई भी विश्वविद्यालय हो, कहीं पर भी आप पेपर दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने शक्ति और नीति दोनों के माध्यम से मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करी। शक्ति में भी निपुण था, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह किया, जो सब जीतता रहता था, और नीति भी जबरदस्त बनाई इसने। उसकी नीतियां कठोर अवश्य थी, परंतु राष्ट्रहित में अत्यंत प्रभावी थी उस समय के लिए। वैसे राजा रतन सिंह इसको मार देता, लेकिन ये जो है उसका जो मलिक काफूर जो उसका गुलाम था, मलिक काफूर जिसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था, उसने जाकर के राजा रतन सेन को मार देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे धोखा होता है। बाकी राजा रतन सेन जो थे अलाउद्दीन खिलजी को एकदम से मारने ही वाले थे। आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य की प्रगति के बारे में बताइए, किस तरीके से प्रगति हुई। मैंने आपको बताया था, इसके पहला प्रश्न आपका इसी पर था, वैसे समझ ले। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। वो पूरा मुगल काल और सबको मिला करके था ये दिल्ली सल्तनत। भारतीय इतिहास का वह दौर था जब देश राजनीतिक एकता के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग में उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य ने तीव्र गति से विकास किया। प्रमुख उद्योग धंधों की अगर बात करें तो सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे फल फूल रहे थे। जैसे वस्त्र उद्योग की अगर बात की जाए तो वस्त्र उद्योगों में इस काल में क्या हुआ, वस्त्र उद्योग भी जबरदस्त हुए। इस काल में दिल्ली में, लाहौर, मुल्तान, वाराणसी, अजमेर और बंगाल में बढ़िया सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे। ठीक है, मुस्लिन और जो है किखाब की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। किखाब भी एक वस्त्र टाइप है, ऐसे ही मुस्लिन होता था। धातु उद्योग भी यहाँ पर प्रचलित था। धातु उद्योगों में जैसे तांबा हो गया और वो कांसा हो गया, इसके सामान बड़ी मात्रा में बनाए जाते थे मुगल मतलब किसमें, दिल्ली सल्तनत में। हथियार, कवच, ताले और औजार विशेष रूप से ये सभी धातुओं से ही बनते थे। ठीक है, लोहा और इन सभी से। निर्माण उद्योग की बात की है तो जैसे इमारत बनाना हुआ, मस्जिद, महलों और मकबरों के निर्माण से राजकीय निर्माण कला का भी खूब विकास दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हस्तशिला मतलब कि हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कागज का उद्योग, इत्र बनाने का यानी परफ्यूम बनाने का उद्योग, गहना, कांच, मिट्टी के बर्तन, कालीन और जूतों का निर्माण भी आप देखते हैं कि सल्तनत काल में खूब ज्यादा बनाए गए। तो ये सब उद्योग धंधे थे। व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी इसको समझते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों समृद्ध हुए, यानी कि अपने राज्य के अंदर भी व्यापार होते थे, राज्य के बाहर विदेशों में भी व्यापार होते थे, जलीय वातावरण के माध्यम से। जलीय जो है व्यापार होता था, व्यापार, आंतरिक व्यापार। देश के नगरों में साप्ताहिक हाट और अस्थायी बाजार हुआ करते थे।
कुछ कुछ बाजार जो थे वो एक सप्ताह पे ही लगता था, तो उसको साप्ताहिक हाट कहते थे। और कुछ अस्थायी बाजार थे जो कि हमेशा बने रहते थे, कुछ केवल एक सप्ताह में लगते थे, एक सप्ताह में एक दिन, और उसके बाद फिर हट जाते थे। जैसे दिल्ली, लाहौर, अजमेर, जयपुर, गुलबर्गा और बंगाल व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहीं पर व्यापार होता था खूब दबा करके। आंतरिक व्यापार में, बाह्य व्यापार की बात करें तो पानी के जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था। भारत का व्यापार अरब, चीन, मिस्र, फारस, श्रीलंका और मलक्का तक फैला हुआ था। भारत से कपड़ा, इत्र, रत्न, मसाले और कीमती धातुएं निर्यात यानी बेची जाती थी विदेशों को। ठीक है, जल में जलती थी बड़ी बड़ी नाव और जहाजें, उस पर बैठ करके मतलब ये लोग व्यापार किया करते थे। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी सल्तनत काल की? देखिए, दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को विशेष महत्व प्राप्त था। इल्तुतमिश ने टंका, चांदी का सिक्का और जीतल, तांबे का सिक्का चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। जब इस सिक्के को इसने चलाया, इसके बाद में इसी ऐसे ही सिक्के इनके जो राज्य के लोग थे वो भी छापने लगे। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। ठीक है, और उसका दामाद भी था। व्यापार के सुचारू संचालन के लिए मुद्रा प्रणाली स्थिर और विश्वसनीय थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बाद व्यापारियों की दशा। व्यापारियों की दशा बात की तो व्यापारी वर्ग अत्यंत समृद्ध था। उनमें से कई राजकीय अधिकारियों के समान सम्मान प्राप्त करते थे। गुजरात और बंगाल के व्यापारी तो विदेशों तक प्रसिद्ध हुआ करते थे, क्योंकि गुजरात और बंगाल यहाँ पर जो है समुद्र का इलाका था, तो यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। तो यहाँ के व्यापारी जो थे विदेशों तक व्यापार किया करते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, बंदरगाह था, तो जहाजें यहीं पर आया करती थी, तो इसलिए विदेशों के लोग भी इनको जानते थे। परिवहन और मार्ग व्यवस्था की अगर बात की है तो दिल्ली सल्तनत में कैसी व्यवस्था थी? देखिए, सल्तनत काल में सड़कें, सराय और पुल बनाए गए थे। सड़क माने होता है कि मार्ग, सराय माने होता है सड़क के जाने वाले यात्री जो होते बैठ करके अपना आराम कर सकें। पुल भी बनाते थे, जैसे नहर वहर आ गए तो उस पर पुल बन गया, या नदी आ गई तो उस पर पुल बनाने की भी प्रथा थी। दिल्ली से बंगाल और सिंध तक सुरक्षित व्यापारिक मार्ग भी स्थापित किए गए थे। इससे व्यापारिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन भी मिला, और इस तरीके से परिवहन और मार्ग व्यवस्था भी दिल्ली सल्तनत में बिल्कुल ठीक ठाक थी। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासन में भारत की आर्थिक संरचना मजबूत हुई। यह काल न केवल राजनीतिक एकता का युग था, बल्कि उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य की उन्नति का भी स्वर्णकाल कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में बहुत कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में चीजें हुई, खास करके तुगलक वंश वगैरह में खूब ज्यादा हुआ, लोधी वंश में हुआ, सब में हुआ। दिल्ली सल्तनत का काल भारतीय आर्थिक इतिहास में वह युग था जब हस्तशिल्प और व्यापारिक समृद्धि ने भारत को सोने की चिड़िया भी बनाया। भारत की सोने की चिड़िया पहले भी कहते थे, लेकिन जब से इसने लूट ले गया, फिर उसके बाद में कुछ हद तक जब आप देखते हैं, जब मोहम्मद गजनबी यहाँ से लूट करके सब कुछ ले गया, उसके बाद में फिर जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों ने कुछ संभाला, कुछ हद तक यहीं पर अस्थायी रह करके काम करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी और ये सब तो लूट करके जो ले जाना था ले गए, मोहम्मद गजनबी वगैरह, लेकिन जो इनके जो शासक रहे यहाँ पर, जो बस गए, उन लोगों ने यहाँ के लिए काम किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन क्या था, सोने की चिड़िया को तो लूट ले गया था पहले मोहम्मद गजनबी। ये सोने की चिड़िया इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि जो है आप यहाँ पर ऐसे देखें, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से काम किया गया। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुगल काल में उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर टिप्पणी कीजिए। मुगल काल में, अब देखिए अभी तक आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में समझा, अब मुगल काल का उद्योग धंधा समझो और व्यापार और वाणिज्य के बारे में समझो। मुगल काल 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, परिचय समझो। मुगल काल भारतीय इतिहास का वह युग था जिसमें राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संगठन ने आर्थिक जीवन को अत्यंत उन्नत किया था। सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां इनका अस्थायी काल था। इसमें ज्यादा कुछ एक प्रकार से मुगल सत्ता हिली डुली नहीं, जबकि बाबर जो था वो 1526 में आया, 1526 से लेकर के, और 1526 से 1530 में जाकर के मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हुमायूं जो था उसका शासन स्थिर नहीं रहा। हुमायूं 4 भाई था, अस्करी, हिंदाल, कामरान, ठीक है, 3 ये और एक हुमायूं, ये एक प्रकार से 4 भाई थे। ठीक, कितने भाई थे बेटा? 4 भाई थे ये। और ये चारों में बाबर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो चारों में बराबर बराबर हिस्सा बांट देना। हुमायूं ने सब में बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया था। इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हानि हुई हुमायूं को, और हुमायूं की गलती यही थी कि इसने चारों भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया। राजा जो होता है बड़ा पुत्र होता था उस समय, और बड़े पुत्र को राज मिलता था, लेकिन ये कामरान, अस्करी, हिंदाल, इन लोगों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया जगह जगह पर कि हमको चाहिए। हुमायूं ने दे दिया।
हुमायूं ने दिया, फिर कहीं पर कुछ कोई हार रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से इसका राज बढ़ जाता है। तो हुमायूं का काल भी जो है यहाँ पर उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता। लेकिन जहां से जब अकबर आते हैं तो अकबर एक स्थायित्व पाते हैं, जहांगीर उसका लड़का और शाहजहां उसका लड़का, तीनों का एक प्रकार जबरदस्त रहा उद्योग और व्यापार दोनों के विकास से। इस युग में कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीनों मात्रा यानी कि छोटे छोटे उद्योग हो जो हाथों से चीजें बनाई जाती थी वो, और कुटीर उद्योग छोटे उद्योगों से थोड़ा सा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर आप देखते हुई। प्रमुख उद्योग धंधों की अगर बात की जाए मुगल काल में, देखिए वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें मुगल काल में, तो सूती और रेशमी वस्त्र का उत्पादन जोर शोर पर हुआ, यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, कहां पर? मुगल काल में। ये आते लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय, तीनों टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बांदा हो गया, बंगाल है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, ये सब प्रमुख केंद्र थे किसके? ये सब प्रमुख केंद्र थे वस्त्र बनाने के। ठीक है, यही केंद्र आप दिल्ली सल्तनत में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही दिल्ली सल्तनत के बाद में ही आया, दिल्ली सल्तनत का पूरा राज्य मुगल काल को मिल गया था, तो यही चीजें उनको भी मिल गई थी। इसके अलावा रेशमी वस्त्रों की विदेशी मांग, जैसे अरब, फारस और यूरोप तक भी आप देखते हैं भारत के रेशमी वस्त्र जो है जाया करते थे व्यापार के रूप में। सूती वस्त्रों का निर्माण, निर्यात भी व्यापक रूप से, निर्यात माने होता है बेचना, यहाँ से सूती वस्त्र को खूब बेचा गया। ठीक है, निर्यात किया गया अरब, फारस, इन सभी देशों को। तो ये था वस्त्र उद्योग। दूसरा अगला उद्योग है धातु और हथियार उद्योग, मेटल एंड आर्ममेंट। देखिए लोहा, तांबा और कांसा, इन सभी के उपकरण बनाए जाते थे। हथियार भी इन्हीं का बनता था, कवच बनता था, तलवारें भी इन्हीं सभी धातुओं से बनाई जाती थी। ठीक है, अकबर और शाहजहां के दरबार में हथियार बनाने वाले कारखाने भी मौजूद थे, यानी कि हथियार बनाने वाले कारखाने, अकबर और शाहजहां के दरबार में हथियार बनने वाले कारखाने भी हुआ करते, जहां पर केवल हथियार ही बनता था। अगला है आपका तीसरा उद्योग था कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग, कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए कालीन वगैरह भी आप देखते हैं हाथों से बनती थी उस समय, जूते हाथों से, गहने वगैरह हो गए, मिट्टी, कांच के बर्तन, मिट्टी के और कांच के बर्तन भी बनते थे, इत्र बनता था, मोमबत्ती, ये सब बनाने के जो है विधियां मौजूद थी, ये सब बनाने के लिए लोग जाने जाते हैं। शाही दरबार के लिए विशेष वस्तुएं तैयार की जाती थी, ये सब चीजें भी उस समय मुगल काल में जो है होती थी। निर्माण और शिल्प उद्योग की अगर बात की तो मकबरे भी बनाए गए, तमाम सारे महल, ताजमहल आगरा का हो गया, तमाम मकबरा हो गया, ठीक है, मस्जिद हो गया, तमाम किला हो गया, जल संरचनाओं का निर्माण हो गया, तमाम सारी चीजें बनवाई गई। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल बना, लाल किला बना, फतेहपुर सीकरी जैसी शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण जो होते हैं ये सब मुगल काल में ही दिखते हैं। तो मुगल काल में भी तमाम प्रकार की कलाओं का विकास हुआ, यही सब था उसका जो है तमाम वस्तुओं का विकास। तो वस्तु निर्माण मतलब ये हो गया तमाम सारे उद्योग धंधे। अब हम समझते हैं व्यापार और वाणिज्य कैसा था मुगल काल का। अब देखिए यहाँ पर आपका दूसरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालिए। वो पूछा था कि व्यापार में उद्योग मतलब कि मुगल काल में जो है उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य में नगर निर्मित बाजार यानी सिटी एंड टाउन्स मार्केट भी विकसित हुए, छोटे मार्केट, बड़े मार्केट, ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक बड़े नगर में अस्थायी और साप्ताहिक बाजार यानी हाट और बाजार होते थे। हाट क्या होता है बेटा? हाट को बोलते हैं कि जो एक दिन दो दिन के लिए बाजार स्थापित हो, फिर भंग हो जाए, फिर कुछ ही दिन आकर के स्थापित हो, फिर भंग हो जाए, उसको हाट कहते हैं। कहते हैं हाट बाजार जाए थे, तो हाट माने होते हैं कि जोन बाजार जैसे हफ्ता में एक दिन सोमवार का खाली बाजार लागे हुआ पर, पहले हाट लागत रहा, अब तो हाट का सिस्टम खत्म होगा। पहले हाट लगता था, मेला जिसको आजकल कहते, तो हाट लगता था एक दिन, हफ्ता, हर सप्ताह में या महीने के किस दिन एक बाजार लगता था किसी विशेष स्थान पर, वहां पर सब चीजें मिलती थी। एक दिन में व्यक्ति आता था, वहां पर वो वस्तु खरीदता था। और कुछ बाजार जो होती थी, बाजार माने क्या होता है कि जो हमेशा रहती है, तो उसको बाजार कहते हैं, लेकिन जो उठाई बाजार होती है उसी को हाट कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीजें थी। कृषि उत्पाद, वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प का व्यापार देश भर में हुआ करता था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात की है तो पानी के जहाजों के द्वारा हुआ करता था। भारत का व्यापार यूरोप, अरब और फारस और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। मुख्य निर्यात वस्तुओं की बात की यानी कौन सी वस्तुएं यहाँ से बेची जाती थी, खास करके रेशमी वस्त्र बेचे जाते थे, सूती वस्त्र का जो है बेचे जाते थे यहाँ से, मसाला जाता था विदेशों को, कीमती धातुएं भी बेची जाती थी, मोती और तमाम प्रकार के जो रत्न वगैरह होते ये भी विदेशों को बेचे जाते थे भारत से। ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगाल के
बंदरगाहों से विदेश व्यापार संचालित होता था, यानी कि ग्वालियर बंदरगाह हो गया, दिल्ली बंदरगाह, अहमदाबाद, दिल्ली में बंदरगाह नहीं आपको मिलेगा, ग्वालियर, अहमदाबाद, बंगाल, इन सभी से जो है व्यापार होता था। दिल्ली से भी व्यापार होता था तो वो दूसरे टाइप बाई रोड हो सकता था, बाई रोड होता था, ठीक है, विदेशों को, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान निकल गए इधर फारस, ठीक है। लेकिन जहां से पानी के जहाजों के माध्यम से जहां पर पत्तन होते थे, बंदरगाह होते थे, वहां से व्यापार होता था, जहां से बाई रोड होता था वहां से बाई रोड। अगला है मुद्रा और कर प्रणाली कैसी थी मुगल काल की। ये अगला क्वेश्चन आपका हो गया। मुगल काल में मुद्रा और कर प्रणाली यानी करेंसी एंड रेवेन्यू सिस्टम। मुगल पीरियड की अगर बात की तो मुगलों ने सिक्कों यानी कॉइन्स का मानकीकरण किया, रुपया और दाम, एक चलता था यहाँ पर रुपया और दूसरा चलता था दाम। अकबर ने रुपया सिक्का प्रणाली लागू की जो पूरे साम्राज्य में सामान्य रूप से जारी हुई। व्यापार और कर वसूली में यह एक महत्वपूर्ण सुविधा थी, रुपया वाला। अगला राज्य और व्यापारिक नियंत्रण, स्टेट एंड ट्रेड रिलेशन कैसा था इनका मुगल काल का, उसको समझे। देखिए राज्य के संरक्षण की अगर बात की है बेटा, तो मुगलों ने व्यापारियों और कारीगरों की सुरक्षा सुनिश्चित करी थी कि व्यापारी और कारीगर की सुरक्षा ये राजा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाहरी आक्रमण और डाकुओं से व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा भी ये राजा महाराजा लोग किया करते थे। निगरानी की अगर बात की तो दरबारी निरीक्षक और राज्य अधिकारी व्यापार और उत्पादन पर नजर रखते थे कि व्यापार कैसा हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। यदि किसी व्यापारी ने अनुचित मुनाफा कमाया, दंड भी उसके लिए लगाया जाता था। यही सेम पैटर्न आप लिख सकते हैं मुगल काल में, वही सेम पैटर्न लिख सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत में, लगभग एक ही बात है। तो बस यही उद्योग धंधा पूछा जाएगा, ठीक है, शिल्प कला हस्तकला पूछा जाएगा, व्यापार वाणिज्य पूछा जाएगा, ठीक है, यही सब पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही सब आते हैं प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या पड़ा इनका भाई, मुगल काल में इसका क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार इन सभी का। इसका सकारात्मक प्रभाव यह था कि उद्योग और व्यापार दोनों में वृद्धि हुई, किसानों और कारीगरों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान हुई, विदेशी व्यापार से सम्राट और राज्य को प्रचुर धनराशि भी मिली, हस्तशिल्प और शिल्प कला ने भारत को विश्व प्रसिद्ध बनाया। इस तरीके से चीजें प्रसिद्ध हुई। और इसका निगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि व्यापारियों पर कभी कभी राज्य के द्वारा अधिक नियंत्रण कर लिया जाता था। इसकी वजह से व्यापारी असंतुष्ट भी हो जाते थे। कुछ क्षेत्रों में किसानों पर कर भार अधिक लगा दिया गया था मुगल काल में, जिसकी वजह से जो किसान थे वो भी जो है दिक्कत में आते थे। किसान भी जो है कहीं ना कहीं पे वो किसान भी चीजों को नहीं समझ पाते थे, मतलब किसान भी कहीं ना कहीं पे इससे खफा रहते थे, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि मुगल काल में उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी। आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से समृद्धि आई, ठीक है। हस्तशिल्प, वस्त्र और धातु उद्योगों ने देश की पहचान वैश्विक स्तर पर बनाई। मुगलों की नीति ने आर्थिक स्थिरता और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुगल काल में उद्योग और व्यापार का वाणिज्य विकास न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। यह काल भारतीय इतिहास में समृद्धि और कला का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से आपने इस चीजों को समझा। अब मुगल काल के टकसालों और भौगोलिक वितरण के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला वीडियो भी आता रहेगा, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। सारी चीज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। अब ये सब जो आपके क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए, तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे। अगला मॉडल पेपर आ जाएगा मुगल काल की टकसालें और उनके भौगोलिक वितरण, ठीक है। ये अभी और तमाम प्रकार का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है, इन सभी को विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा सिस्टम आपको बता दिया, कैसे आपको जुड़ना है, किस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं है। ये पीडीएफ आप अगर एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, इसी में से आपका फंस जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है तमाम सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। ये सब देखिए, तमाम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जल्दी आएगा, ये सारा लेक्चर्स आपका आता रहेगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी पर रोक, ये तमाम सारी चीजें आप देखते हैं आती हैं। इसे क्वेश्चंस आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप, जैसे बाजार और राजस्व नीति का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये तो आपका वही तो सब दीर्घ क्वेश्चन है। निष्कर्ष के बाद में भी क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन अगर मुगल काल में राजस्व नीति, बाजार नियंत्रण और सामाजिक सुधार क्या थे, ये सब चीजें हम चर्चा करते रहेंगे। तमाम सारे क्वेश्चन अभी और रखे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये पीडीएफ बड़ा लंबा है, 84 पेज का पीडीएफ मैंने तैयार किया है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सब यहीं से आ जाएंगे। बस आप इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चाहे पीडीएफ पढ़ लीजिए, चाहे आप वीडियोस देख लीजिएगा। वैसे वीडियोस आप कितना देख पाएंगे इतना लंबा, ठीक है। पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कैसे प्राप्त करें? 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा क्या? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है, यानी 5th सेमेस्टर में लिख के भेज दीजिए, गुरुजी हम 5वें सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपके लिए व्यवस्था कर दी गई सभी सब्जेक्ट के नोट्स की, ठीक है। जैसे ही आप इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, ठीक है। इसी 100 रुपए में आपका 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर मतलब कि माइनर सब्जेक्ट होगा, यानी को करिकुलर का एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी, और दूसरे सब्जेक्ट के भी 2 पेपर, तो दोनों वो 2 4 पेपर ये, और एक को करिकुलर आपका 5 पेपर, इन 5 की तैयारी हो जाएगी। इसमें आपका पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। लाइव क्लास की लिंक भी, जैसे क्लास होगी तो उसका लिंक मिलता रहेगा, वैसे क्लास आप यूट्यूब पर भी देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो पीडीएफ होगा आपको नहीं मिलेगा। ये सारा पीडीएफ आप पढ़ पाएंगे तो आपको आसानी होगी परीक्षा में एग्जाम देते समय। आप सीरीज नहीं खरीदे तो आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको यह चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको और भी तमाम सारी चीजें मिलती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। पिछले साल के पेपर वगैरह भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर और तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सब कुछ मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों का एक साथ कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए छूट क्या है? आप दोनों सेमेस्टर का एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 200 रुपए फीस पड़ जाएगा, लेकिन एक साथ जोड़ेंगे तो केवल 150 पड़ेगा। अलग अलग जोड़ेंगे तो केवल मतलब कि केवल 200 रुपए लगेगा अलग अलग जोड़ेंगे तो, और एक साथ जोड़ेंगे तो केवल 150, यानी 50 रुपए की छूट चल रही है अभी। तो 50 रुपए की छूट आप ले सकते हैं। आप इसके अंदर पे फीस जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा करके आप जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपका पूरा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर हो ही गया आपका, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय अभी नया बना है, मां बिंदु नया बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर आप एसएमएस करें व्हाट्सएप पर और आपके लिए व्यवस्था कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।